बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आई होप आप लोगों ने नोट्स इसका बना लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है एरहेनिस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। आखिर ये चीज़ है क्या? तो एरहेनिस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से है जो हम लोग पहचान सकेंगे कि कौन सा कंपाउंड एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो उन्होंने ये कहा कि वैसा कंपाउंड जिसको हम लोग अगर वाटर में डालते हैं और वाटर में डालने के बाद अगर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है तो वो क्या होगा? एसिड होगा। जैसे हम एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि HCl जो है इसमें से H+ आयन रिलीज़ हो रहा है एक्वास, दैट मीन्स पानी में मिलाने के बाद। सिमिलरली H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है उसको भी वाटर में डालते हैं तो H+ आयन रिलीज़ हो रहा है। तो वैसा कंपाउंड जो पानी में मिलाने के बाद अगर H+ आयन रिलीज़ करता है तो वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। सिमिलरली उन्होंने बेस के बारे में भी ये थ्योरी दिया कि अगर किसी भी कंपाउंड को अगर एक्वास करते हैं, दैट मीन्स अगर पानी में मिलाते हैं और वहाँ से अगर OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन अगर रिलीज़ होता है तो वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। जैसे यहाँ कॉमन एग्जांपल देख पा रहे हैं NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। इसको जैसे एक्वास करते हैं, दैट मीन्स पानी में मिलाते हैं तो सोडियम आयन अलग रिलीज़ होता है प्लस OH- आयन अलग रिलीज़ हो रहा है। तो OH- आयन किसकी पहचान रहती है? बेस का, है ना। इस तरह से एरहेनियस ने है जो मतलब अपना थ्योरी दिया है एसिड एंड बेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अबे ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी, इसमें क्या था? इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ था कि ब्रोंस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट उन्होंने ये बताया कि ब्रोंस्टेड एसिड इज़ H+ आयन डोनर। वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है वो एक तरह से ब्रोंस्टेड एसिड कहलाता है, और वैसा कंपाउंड जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है? वे ब्रोंस्टेड बेस कहलाता है। जैसे एग्जांपल देख पा रहे हैं यहाँ HCl + NH3 गिव्स NH4 आयन प्लस Cl- आयन। इसमें देख पा रहे हैं HCl हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो जैसे ही इसको एक्वास करते हैं, दैट मीन्स पानी में मिलाते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन को क्या कर देता है? रिलीज़ कर देता है, मतलब ये किसी को डोनेट कर देता है। इसलिए HCl आयन जो रह जाएगा वो एक तरह से HCl क्या कहलाता है? एक तरह से ब्रोंस्टेड एसिड कहलाता है। ऑन NH3, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ ये NH3 है, बाद में ये NH4 बन जा रहा है, दैट मीन्स NH3 जो है एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NH4 बन जा रहा है ना। NH3 में देख पा रहे हाइड्रोजन के 3 एटम हैं और यहाँ NH4 हो जा रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन का एक एटम वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्टर क्या कहलाता है? मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखवा दिया है कि ब्रोंस्टेड बेस इज H+ आयन इज एक्सेप्टर। मतलब जो बेस रहता है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है और जो एसिड रहता है वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है। ये हो गया ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी। आगे बढ़ते हैं और फिजिकल टेस्ट जानेंगे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस है जो एसिडिक है और कौन सा है जो बेसिक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एन एसिड टेस्ट सॉल्वर, जो एसिड जो रहता है वो टेस्ट करने में खट्टा होता है। वेयर हैज़ अ बेस टेस्ट बिटर, बेस जो रहता है वो चखने में कैसा लगता है? तीता जैसा लगता है। अब लिटमस एक्शन जानते हैं कि लिटमस पेपर ब्लू कलर में भी और रेड कलर में भी पाया जाता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है? ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? रेड में। इसीलिए इन एसिडिक सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि एसिडिक सॉल्यूशन अगर लेते हैं और उसको ब्लू लिटमस पे डालते हैं तो ब्लू है जो रेड कलर में चेंज हो जाता है। उसी तरह बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर रेड लिटमस को लेते हैं और उस पर अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो किस में बदल जाता है? ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज के बारे में जानते हैं। मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह से फिजिकल टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें भी देखो मिथाइल ऑरेंज का मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, C14 H14 N3NaO3S। तो वैसे जो मिथाइल ऑरेंज रहता है, मिथाइल ऑरेंज जो नॉर्मली कंडीशन में ऑरेंज कलर का एक सॉल्यूशन रहता है, मिथाइल ऑरेंज आप जब भी बाज़ार से ख़रीदेंगे तो वो ऑरेंज कलर का एक लिक्विड रहता है। कहा जाता है कि अगर किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं तो वो जो सॉल्यूशन रहता है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है।
और अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में अगर मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का जो ऑरेंज कलर आता है वो येलो में चेंज हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मिथाइल ऑरेंज को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के साथ डालते हैं तो अगर वो ऑरेंज से रेड में हो गया तो हम लोग समझेंगे कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर मिथाइल ऑरेंज में अगर कोई सॉल्यूशन डालते हैं और उसका ऑरेंज से येलो में चेंज हो जाता है तो हम समझेंगे कि जो सॉल्यूशन उसमें डाले थे वो असल में एक बेसिक सॉल्यूशन था। अब फेनोप्थलीन के बारे में जानते हैं। फेनोप्थलीन का भी मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, C20H14O4 ये फेनोप्थलीन का फॉर्मूला होता है। फेनोप्थलीन असल में एक कलरलेस रहता है, मतलब एक पानी जैसा रहता है। तो कहा जाता है कि अगर इसमें किसी एसिडिक सॉल्यूशन को डालते हैं तो नो कलर चेंज, मतलब वो कलरलेस है तो कलरलेस ही रहेगा। लेकिन फेनोप्थलीन में अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन को डालते हैं तो फेनोप्थलीन कलरलेस से किस चीज़ में चेंज हो जाता है, पिंक में बदल जाता है। ठीक है, फेनोप्थलीन याद रखना कि फिनोप्थलीन में अगर किसी बेस को डालते हैं तो वो कलरलेस से कैसा हो जाता है, पिंक में बदल जाता है। लेकिन अगर फेनोप्थलीन में अगर हम किसी एसिड को डालते हैं तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे है जो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे याद रखना कि किसी भी एक्टिव मेटल को हम लोग एसिड हो या फिर बेस हो, किसी के साथ भी अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि व्हेन एक्टिव मेटल रिएक्ट ऑफ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी एक्टिव मेटल ले लेते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो MgCl2 बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होता है। उसी तरह से एक बेस यहाँ लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, देख पा रहे हैं नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स ये एक बेस होता है, इसको भी हम लोग किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है जो एक तरह का सॉल्ट होता है, प्लस हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो याद रखना तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम लोग किसी भी एसिड को मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाते तो क्या बनता है, कुछ नहीं बनता। बस किसी भी मतलब एसिड को अगर मेटेलिक कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि एग्जांपल दिया हुआ है HCl है ना, HCl दिया हुआ है। HCl को सोडियम कार्बोनेट, देखो CaCO3 लिखा हुआ है, तो HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लोग मेटल कार्बोनेट जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है CaCl2 दैट मीन्स कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, प्लस वाटर बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सिमिलरली H2SO4 एक तरह से क्या है, एसिड है, इसको भी मेटल बाइकार्बोनेट, देखो बाइकार्बोनेट का पहचान क्या रहता है HCO3, देखो Mg ब्रैकेट में HCO3 लिखा हुआ है, तो HCO3 ही क्या होता है, बाइकार्बोनेट की पहचान होती है। तो किसी भी एसिड को अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है, प्लस वाटर बन रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि अगर किसी भी एसिड को हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसी भी एसिड को हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। याद रखना है, पूछेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है तो हम लोग सिंपली कहेंगे कि अगर हम लोग किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, इसी रिएक्शन को है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि HCl एक तरह से ये क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, एक तरह से बेस है, दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं तो H2O वाटर बन रहा है और NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है। सिमिलरली H2SO4 क्या है, एक तरह से एसिड है, MgO क्या है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरह का बेस होता है, दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है जो कि एक तरह का सॉल्ट होता है, प्लस वाटर भी रिलीज हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गया। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में जानेंगे कि आखिर स्ट्रेंथ ऑफ बेस, एसिड एंड बेस है क्या।
तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड जानते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है? तो क्या करते हैं, किसी भी एसिड को अगर हम लोग वाटर के साथ अगर मिलाते हैं, वाटर के साथ मिलाने पर अगर वहाँ से पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस में भी वैसे ही होता है, अगर बेस को भी अगर हम लोग वाटर के साथ मिलाते हैं और वहाँ से पूरा का पूरा अगर OH माइनस आयन रिलीज़ हो जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है ना। दोनों तरफ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में पूरा पूरा हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होना चाहिए, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और अगर पूरा का पूरा हाइड्रोक्साइल आयन अगर रिलीज़ हो रहा है पानी में मिलाने पर, तो वो क्या कहलाता है, एक तरह से स्ट्रॉन्गर बेस कहलाता है। अब आते हैं वीक बेस एंड एसिड। अब थोड़ा वीक एसिड एंड बेस के बारे में जानते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस की तरह था। मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं। एसिड को अगर पानी में मिलाते हैं, अगर पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन अगर वहाँ से डिसोसिएट होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। इसका जस्ट उल्टा, अगर किसी एसिड को पानी में मिलाते हैं और अगर वहाँ से पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं हो पाता है, तो वो वीक एसिड कहलाता है। वीक बेस भी वैसे ही होता है, जस्ट स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा ही उल्टा होता है। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में मैंने बताया था कि अगर किसी भी बेस को अगर पानी में मिलाते हैं और अगर यहाँ से पूरा का पूरा हाइड्रोक्साइल आयन डिसोसिएट हो जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। लेकिन अगर किसी बेस को पानी में मिलाने के बाद जूद भी अगर उससे पूरा पूरा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, तब वो क्या कहलाता है, वीक बेस कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरफ। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? ये असल में एक तरह का स्केल रहता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज़ अ pH रेंज फ्रॉम 0 to 14 दैट इंडिकेट द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक तरह से स्केल रहता है। pH का फुल फॉर्म याद रखना। pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, याद रखना। pH का फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, pH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? एक तरह से pH रेंज रहता है, एक तरह से pH स्केल रहता है, जिसका रेंज वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होता है। कहा जाता है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन उसका pH वैल्यू बिल्कुल क्या होता है? 7 होता है ना। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH रेंज जो रहता है वो बिल्कुल 7 होना चाहिए। एसिडिक सॉल्यूशन का pH रेंज कितना होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम बोले तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे पी वैल्यू घटता चला जाता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी एसिड का pH वैल्यू 1 है और किसी एसिड का pH वैल्यू 5 है, तो जिसका pH वैल्यू कम रहेगा ना, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, कोई एसिड मान लेते हैं pH वैल्यू उसका 1 दे दिया गया, किसी एसिड का pH वैल्यू 4 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसका pH वैल्यू 1 होगा। बेसिक सॉल्यूशन का यहाँ बारे में बताया जा रहा है कि बेसिक सॉल्यूशन का जो pH रेंज रहता है वो मोर देन 7 रहता है, मतलब 7 से ज़्यादा मैक्सिमम 14 तक जा सकता है, 14 से ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पर भी याद रखना है, मान लेते हैं किसी बेस का pH वैल्यू मान लेते हैं 8 है और किसी बेस का pH वैल्यू 13 है, तो सबसे ज़्यादा जिसका pH वैल्यू होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा। मतलब 13 वाला जिसका pH वैल्यू 13 था वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा, और जिसका pH वैल्यू 8 था वो कम बेसिक होगा, है ना, लेस बेसिक होगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर लाइफ। हमारे ज़िंदगी में भी pH का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। pH वैल्यू अगर ज़रा सा भी इनबैलेंस हो जाए तो सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे बताया जा रहा है पहले में कि प्रॉपर pH ऑफ सॉइल इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इट शुड बी नॉट टू एसिडिक और टू बेसिक। तो सॉइल का जो pH वैल्यू रहना चाहिए वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए, मतलब ना ही वो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो मिट्टी है जो बेसिक हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो मिट्टी एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक और बेसिक में क्या होता है? जब भी मिट्टी एसिडिक हो जाता है या फिर बेसिक हो जाता है तो है जो अच्छे फसल नहीं हो पाते हैं ना।
दूसरा है ह्यूमन बॉडी एक्सक्रिएट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच एड्स इन डाइजेशन हाइपर एसिडिटी द कंडीशन ऑफ एक्सेस एसिड इन स्टोमच हाइपर एसिडिटी कैन क्योर्ड बाई टेकिंग एंट एसिड टैबलेट और सस्पेंशन। यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे अंदर भी क्या होता है, जैसे कि हमारे पेट के अंदर भी है जो खाना को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जिसके ज़रिए है जो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है जो वो बरकरार रहता है। लेकिन क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारा स्टोमच एसिड रिलीज़ करने लगता है तो उसको हम लोग हाइपर एसिडिटी कहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जलन होता है। तो उस जलन को ठीक करने के लिए हम लोग एंटासिड या फिर कोई टैबलेट या फिर कोई सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिसकी वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम है जो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ बताते हैं टूथ animal which is the hardest substance in our body is corroded when the pH of the mouth is below 5.5। यहाँ हमारा बता रहा है कि हमारा टूथ जो एनिमल रहते हैं, एनिमल जो है वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है, कंक्रीट के बराबर इसमें पावर पाया जाता है ना। तो बोला जाता है कि अगर टूथ एनिमल्स का अगर पीएच वैल्यू 5 से अगर कम हो जाता है तो यहाँ बताया जा रहा है कि टूथ एनिमल्स का पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 हो जा रहा है, 5.5 से कम हो जा रहा है, दैट मीन्स वो एसिडिक हो जा रहा है ना। एसिडिक होने की वजह से क्या होने लगता है, टूथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, दांत है जो सड़ने लगते हैं और दांतों में है जो दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमें डॉक्टर के यहाँ जा कर के वो दांतों वगैरह को दिखाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक जो पावरफुल टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट में असल में क्या होता है, बेस रहता है। तो माउथ में अगर ज़्यादा एसिड रिलीज़ होता है और टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, तो एसिड क्या करता है, जो हमारे माउथ में जो एसिड रहता है वो टूथपेस्ट में मौजूद बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है और वाटर बना देता है, मतलब एसिडिक को वो एसिडिक की कैपेसिटी को वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए हमें बराबर है जो दांतों में हर तरफ है जो ब्रशिंग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सॉल्ट एंड पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में जानते हैं। तो लिखा हुआ है सॉल्ट्स आर ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग एसिड विथ अ बेस। सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ बोथ द द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। यहाँ बताया जा रहा है कि सॉल्ट कब बनता है, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करवाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने पहले बताया था कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करवा के क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सॉल्ट बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों का रहना ज़रूरी है। जो कटायन होता है, कटायन किसको कहते हैं, वैसा आयन, मतलब वैसा आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे Na+ हो गया, H+ हो गया, इन सब को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक रेडिकल कहेंगे। याद रखना है, जो कटायन रहता है उसको हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं और जो अनायन रहता है उसको हम लोग एसिडिक रेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे बेस है, बेस NaOH एक तरह से बेस हो गया और HCl क्या हो गया, एसिड हो गया। दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो NaCl बनता है, वाटर बनता है, प्लस H2O, दैट मीन्स वाटर रिलीज होता है। यहाँ बताया जा रहा है सॉल्ट इज ए कंपाउंड, सॉल्ट एक तरह से कंपाउंड होता है which on dissociation in water yield positive ion और negative ion। सॉल्ट एक तरह से कंपाउंड होता है और जब भी जैसे इसको हम लोग पानी में मिला देते हैं तो ये फिर से डिसोसिएट होने लगता है, ये एक कटायन में अलग टूटता है और एक अनायन में अलग टूट जाता है, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। सॉल्ट फैमिली के बारे में डिस्कशन करते हैं। सॉल्ट्स के भी फैमिली होते हैं। देखो सॉल्ट्स के भी फैमिली होते हैं, एक न्यूट्रल सॉल्ट फैमिली होता है, एक एसिडिक सॉल्ट फैमिली होता है और एक बेसिक सॉल्ट फैमिली होता है। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट फैमिली के बारे में जानते हैं। तो बोल रहा है कि सॉल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूट्रल इन नेचर। कहा जाता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल कंडीशन में पाया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, फिर सोडियम सल्फेट KCl हो गया, ये सब क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है और इनका pH रेंज जो रहता है वो बिल्कुल 7 होता है क्योंकि न्यूट्रल है।
न्यूट्रल का तो मैंने बताया था कि न्यूट्रल जो भी सब्सटेंस रहता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अब एसिडिक सॉल्ट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सॉल्ट विच आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एसिडिक एसिड कब बनता है, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तब जाके एसिडिक सॉल्ट बनता है। हमेशा याद रखना है, एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तब जाके एसिडिक सॉल्ट बनता है, और इसका पीएच रेंज जो रहता है वो 7 से कम होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में मैंने दिया है 2 एग्जांपल, जैसे NH4OH ये एक तरह से वीक बेस है और HCl एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NH4Cl, ये एक तरह से एसिडिक सॉल्ट रहता है, याद रखना। अब आते हैं बेसिक सॉल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट्स के बारे में बताया गया है कि सॉल्ट्स विच आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक सॉल्ट कब बनता है, जब कोई वीक एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तब जाकर के बेसिक सॉल्ट बनता है, और इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होना चाहिए और 14 के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे H3CO3 ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है और ये वीक एसिड रहता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा के क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट बना रहा है ना, ये एक तरह से बेसिक सॉल्ट होता है। नीचे भी देखा गया है, जे एक और एग्जांपल दिया गया है, जैसे ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का है, ये एक तरह से ऑर्गेनिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड होने की वजह से ये वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट बनाता है जो कि एक तरह से बेसिक सॉल्ट रहता है। बच्चों आज हम लोग सीखेंगे सोडियम क्लोराइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है और उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग कॉमनली है जो नॉर्मल सॉल्ट भी कहते हैं या टेबल सॉल्ट कहते हैं, खाना बनाने के लिए असल में हम लोग सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला NaCl होता है। तो इसका प्रिपरेशन देखते हैं कि प्रिपरेशन दैट मीन्स इसको बनाते कैसे हैं। तो लिखा हुआ है व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। यहाँ बताया जा रहा है कि आखिर आप नॉर्मल सॉल्ट बनाओगे कैसे। तो नॉर्मल सॉल्ट बनाना बहुत ही आसान है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब जा कर के सॉल्ट बनता है, नॉर्मल सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, और प्लस वाटर रिलीज होता है। अब इसका प्रॉपर्टी जानते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग अ डेंसिटी 2.17 ग्राम पर मिलीलीटर। जानते हो आप लोग नॉर्मल सॉल्ट जो देखा होगा वो वाइट क्रिस्टल रहता है, सॉलिड शेप में रहता है, जिसका डेंसिटी 2.17 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। फिर बता रहा है कि इट मेल्स एट 807 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 1440 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल नमक रहता है वो 860 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है और 1440 डिग्री पर है जो वो बॉयल करना स्टार्ट होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इज़ 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। यहाँ बताया जा रहा है कि वाटर जो है, नमक जो है वो पानी में बहुत ही आसानी से घुल जाता है, आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम नमक है जो आसानी से है जो डिज़ोल्व हो सकता है एट 273 केल्विन। मतलब टेम्परेचर भी फिक्स रहना चाहिए, 273 केल्विन टेम्परेचर पे 100 ग्राम वाटर में सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम सॉल्ट ही डिज़ोल्व हो सकता है। आगे बताया जा रहा है कि NaCl जो सॉलिड स्टेट में रहता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, लेकिन मोल्टेन स्टेट में जब इसको मोल्ट कर दिया जाता है, मतलब इसको गला दिया जाता है, तब इसमें आसानी से है जो करंट फ्लो हो सकता है। इसका प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब आते हैं इसका यूजेस। तो बोल रहा है कि ये एज अ टेबल सॉल्ट एंड एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड। टेबल सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट होने की वजह से खाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
फिर टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल है जो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है इन फ्रीजिंग मिक्सचर, किसी चीज़ को फ्रीज करने के लिए भी है जो नमक का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। ये फ्रीजिंग मिक्सचर के फॉर्म में भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। फिर एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फिश, मीट, बटर ETC, यहाँ बताया जा रहा है जैसे आप लोग सभी लोग जानते होंगे मछली का भी अचार होता है, मीट भी और बटर वगैरह, इन सबको है जो प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक उसको यूज़ में लाने के लिए उसमें सॉल्ट बना करके डाल करके रखा जाता है, इससे वो काफ़ी समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे सोडियम कार्बोनेट, तो बताया जा रहा है सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट इन एनहाइड्रस। एनहाइड्रस दैट मीन्स इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े नहीं रहते, लेकिन अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तो वो हाइड्रेट सॉल्ट कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है Na2CO3, इसको हम लोग कहेंगे एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड, और एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है Na2CO3.10H2O। H2O दैट मीन्स इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये एक तरह से हाइड्रेट सॉल्ट भी कहलाता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कॉमनली है जो वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। जो Na2CO3.10H2 है वो असल में वॉशिंग सोडा कहलाता है, जबकि Na2CO3 दैट मीन्स एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड को हम लोग सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन का प्रोसेस काफ़ी लंबा है। सॉल्वे प्रोसेस के ज़रिए हम लोग जानेंगे कि क्या होता है सॉल्वे प्रेशर। प्रोसेस एग्जामिनेशन में आता है कि एक्सप्लेन सॉल्वे प्रेशर, इसमें पूरा है जो आपको एक्सप्लेन करना रहता है। स्टेप 1 में है कि अमोनिकल ब्राइन रिएक्ट विद ये कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम बाइकार्बोनेट। आखिर अमोनिकल ब्राइन होता क्या है? सबसे पहले ब्राइन जानते हैं। ब्राइन नमक और पानी के सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन कहते हैं, और अमोनिकल दैट मीन्स उसमें NH3 जुड़ा रहना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं एक एग्जांपल, यहाँ पर उसका केमिकल रिएक्शन यहाँ दिखा दिया गया है, NaCl और H2, ये वाटर हो गया, सॉरी ये ब्राइन हो गया, और इसमें NH3 अमोनिया भी मिला हुआ है, उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ अमोनिया क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, ठीक है। स्टेप 2 है, अब देखो इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना था, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं? हीट करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट। यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं? जैसे ही हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में वो टूट जाता है, प्लस वाटर भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। थर्ड स्टेप में है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है उसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ जैसे रिएक्ट करवाते हैं तो बन जाता है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ये टोटल के टोटल है जो सॉल्वे प्रोसेस में आता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस है जो आपको याद रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसके बारे में। तो इस तरीके से है जो सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी को जानते हैं, तो बताया जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज़ readily soluble in water। ये पानी में है जो धीरे धीरे करके सॉल्युबल होता है। ऑन हीटिंग द डिहाइड्रेटेड सॉल्ट ग्रेजुअली लॉस वाटर टू फाइनली ग्रीप्स एनहाइड्रस सॉल्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट को जैसे हम लोग धीरे धीरे करके हीट करते हैं तो धीरे धीरे करके पहले तो ये 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को रिलीज़ करता है और बनाता है Na2CO3.H2O। इसको फिर से 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो इसमें से एक और वाटर का मॉलिक्यूल्स गायब हो जाता है और पूरी तरह से एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसको हम लोग सोडा ऐश भी कहते हैं। इसका यूजेस अब देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। वॉशिंग पर्पस के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम सिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरॉक्स वगैरह बनाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है।
इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। फिर फॉर द सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, वाटर को है जो सॉफ्ट करने के लिए भी है जो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं ना। तो NaHCO3 इज़ कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बिकॉज इज डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है जो अलग हो जाता है। प्रिपरेशन सीखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो बोला जा रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ मेड बाय सैचुरेटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ बताया जा रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं, तब है जो सोडियम बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मेशन होता है। द वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बीइंग लेस सॉल्युबल गेट सेपरेटेड। ये इसका पूरा मैंने यहाँ पर इसका बनाने का तरीका बता दिया। मैंने देख पा रहे हो कि सोडियम कार्बोनेट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, बेकिंग सोडा भी जिसको कहते हैं। अब इसका प्रॉपर्टी को देखेंगे। इसका सिर्फ तो दो ही प्रॉपर्टी है। जिससे बताया जा रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग डेंसिटी ऑफ अबाउट 2.2 ग्राम पर मिलीलीटर। सोडियम बाइकार्बोनेट एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका डेंसिटी 2.2 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। इट हैज़ अल्कलाइन टेस्ट, मतलब चखने में तीता लगता है, एंड स्पार्कलिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में है जो धीरे धीरे करके सॉल्युबल होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट इंक्रीजेस विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट दैट मीन्स बेकिंग सोडा को अगर पानी में घुलाना है तो धीरे धीरे करके पानी का टेम्परेचर बढ़ाना होगा। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सोडियम बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्युबल होता चला जाएगा। यूजेस जानते हैं क्या क्या इसका यूजेस है। तो बताया जा रहा है कि एज अ कंपोनेंट ऑफ ए बेकिंग पाउडर के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल होता है, फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल होता है, फिर मेडिसिन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, या फिर पेट में बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी हो रहा है तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। फिर एज अ रीजेंट इन अ लेबोरेटरी में बहुत सारे रिएक्शन वगैरह करवाने के लिए भी है जो सोडियम बाइकार्बोनेट दैट बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। अभी दो टॉपिक और पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानते हैं। तो बताया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली कॉल्ड कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं because of its corrosive action on animals and vegetable tissues. Large quantity of sodium hydroxide is prepared by electrolytic process called chloroalkali process. तो यहाँ बताया जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी ज़्यादा क्रोसिव नेचर का होता है, मतलब अगर आप इसको स्किन पे लगाते तो स्किन है जो जलने लग सकता है, लहरता वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को खुले हाथों से नहीं छूना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्लोरो अल्कली प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। इसमें होता क्या है आखिर? तो बोला जा रहा है कि क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्लोरीन गैस को एनोड पर रिलीज़ करवाया जाता है, हाइड्रोजन गैस को है जो कैथोड पर रिलीज़ करवाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज़ फॉर्म नियर द कैथोड। इसे बताया जा रहा है कि जैसे ही कैथोड पर हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं और एनोड पर क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैथोड के बगल में तैयार होना शुरू हो जाता है। अब इसके प्रॉपर्टी को जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वाइट सॉलिड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट एट 318 डिग्री। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक वाइट कलर का सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 318 डिग्री सेल्सियस रहता है। इट इज़ स्टेबल टुवर्ड हीट्स, जब हीटिंग रहती है तो उस समय वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो पानी में और अल्कोहल में बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तुरंत है जो घुल जाता है। फिर अगला है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ सोपी इन टेस्ट
इट हैज़ अ बिटर टेस्ट। यहाँ बताया जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी का जो सॉल्यूशन रहता है वो सोपी इन टेस्ट रहता है और टेस्ट करने में वो तीता जैसा लगता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस को भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड पेपर, सोप और पेपर बनाने के लिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। फिर बोला जा रहा है कि रेयन एक तरह से सिंथेटिक फाइबर होता है और कुछ अदर केमिकल्स बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड वेजिटेबल्स ऑयल, दूसरा में बोला जा रहा है कि पेट्रोल्स को रिफाइनिंग करने के लिए और वेजिटेबल्स ऑयल्स को भी रिफाइनिंग करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। फिर इन द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम, बॉक्साइट एक और रहता है जिसके ज़रिए एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को बाहर निकालने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। एज अ रीजेंट इन द लैब, लैबोरेटरी में भी है जो कुछ केमिकल पर्पस के लिए है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोडा लाइम, सोडा लाइम बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। लास्ट टॉपिक है पेरिस ऑफ प्लास्टर। तो बोला जा रहा है कि कैल्शियम सल्फेट विथ अ हाफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्ट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर का आधा मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है सॉलिड स्टेट में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो एक चीज़ इसमें आपको याद रखना है कि वैसा सब्सटेंस जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल फॉर्म में जुड़े रहते हैं उसको हम लोग हाइड्रस सब्सटेंस या फिर हाइड्रेट भी कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पेरिस ऑफ प्लास्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका फॉर्मूला CaSO4.12H2O है। मतलब इससे वाटर के मॉलिक्यूल्स है जो क्रिस्टल कंडीशन में है जो जुड़े रहते हैं, तो ये एक तरह से हाइड्रस सब्सटेंस कहलाएगा। इसका प्रिपरेशन देखते हैं कैसे हम लोग है जो पेरिस ऑफ प्लास्टर को बनाते हैं। तो कहा जाता है कि जिप्सम को अगर 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तब जा कर के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखो ये इसका फॉर्मूला है और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O होता है। जिप्सम भी एक तरह से हाइड्रस सब्सटेंस या फिर हाइड्रेट सब्सटेंस हो जाएगा क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स है जो जुड़े हुए हैं क्रिस्टल कंडीशन में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तब जा कर के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। याद रखना है कि टेम्परेचर है जो 140 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 140 से ज़्यादा चला जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनेगा उसकी जो क्या उसको कहते हैं हम लोग, मतलब जो क्वालिटी रहती है वो बेकार हो जाता है। क्वालिटी बेकार होने के मतलब आप देखे होंगे कुछ लोग का हाथ पैर टूट जाता है तो वो बैंडेज किया रहता है। तो बैंडेज करने के लिए अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल होता है, तो अगर बैंडेज करने जाओगे तो वो ठीक से चिपकेगा नहीं। अगर टेम्परेचर 140 से ऊपर चला जाएगा तो ऐसे में पेरिस ऑफ प्लास्टर है जो ठीक से है जो चिपक नहीं पाता है, बेकार हो जाता है। इसका यूजेस जानते हैं किस लिए इसका यूजेस होता है। तो बताया जा रहा है कि फॉर सर्जरी फॉर सेटलिंग ब्रोकन और फ्रैक्चर बोन वगैरह हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसको फिटिंग करने के लिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। फॉर मेकिंग कास्ट एंड स्टैचू वगैरह बनाने के लिए भी है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर टॉयज़ बनाने के लिए भी है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। फिर ब्लैक बोर्ड चॉक भी है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। तो इस तरह से एसिड बेस एंड सॉल्ट का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप ये काफ़ी लंबा, बहुत ही ज़्यादा लंबा चैप्टर था। कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद कर भी लीजिएगा क्योंकि जल्दी आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। तो हाफ ईयरली तक का पोर्शन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। केमिस्ट्री का हाफ ईयरली तक का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। मैंने इससे पहले भी एक चैप्टर का एक वीडियो बना दिया था, दूसरे चैप्टर का भी वीडियो बना दिया है। इतना ही पोर्शन है हाफ ईयरली तक का। इससे आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिए, उसको अच्छे से याद कीजिए क्योंकि जल्दी आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।